राजीव जी की लोकप्रियता देखकर आजादी बचाओ आंदोलन के अपने ही साथी राजीव जी से ईर्ष्या करने लगे और उनके ऊपर बेतुके आरोप लगाने लगे। तब राजीव जी कहते थे कि यदि मैं गलत हूं तो लोग स्वयं इसका निर्णय लेंगे। उसका परिणाम यह हुआ कि राजीव जी अपने राष्ट्र के प्रति कार्य करते हुए लोगों के बीच और अधिक लोकप्रिय हो गए और उनके ऊपर आरोप लगाने वालों की हालत खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे वाली हो गई थी। और जब राजीव जी स्वामी रामदेव जी के साथ जुड़े तो आजादी बचाओ आंदोलन के कुछ कार्यकर्ताओं ने ईर्ष्या के कारण फिर से राजीव जी पर कीचड़ उछालने की चेष्टा की और कहने लगे कि राजीव जी ने आंदोलन के पैसे अपने व्यक्तिगत जीवन और घर बनाने के लिए किया। जवाब में उनके छोटे भाई प्रदीप दीक्षित ने पूरे तथ्य और प्रमाण देकर उन लोगों का मुंह बंद कर दिया। कुछ आरोप लगाने वाले व्यक्तियों ने राजीव जी को जान से मारने की धमकी भी दिया करते थे। राजीव जी का कहना था कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का षड्यंत्र चलाकर भारत को लूटा जा रहा है। राजीव जी ने FDI अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, GM फूड और BT कॉटन का भी खूब जोर से विरोध किया था। उनका कहना था कि भारत सरकार और तथाकथित बुद्धिजीवी कृषि पर ध्यान नहीं देते और यही कारण है कि किसान की हालत अत्यंत खराब है और अधिकतर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते हैं। सन 1999 से राजीव जी के व्याख्यानों ने देशभक्तों के बीच जागरूकता पैदा की और उनके बताए हुए रास्तों पर चलने लगे। सन 1999 में राजीव जी व्याख्यात योग गुरु स्वामी रामदेव से मिले। राजीव जी ने रामदेव के योग प्राणायाम को अनेक सराहा और उनके संपर्क में रहते थे। राजीव दीक्षित और स्वामी रामदेव के बीच हुए अनेकों चिंतन के बाद उन्होंने देश को स्वावलंबी, स्वदेशी और अंग्रेजों के कानून को हटाने के लिए योजना बनाई और अनेक योजना के बाद 9 जनवरी सन 2009 में स्वामी रामदेव और राजीव दीक्षित ने मिलकर भारत स्वाभिमान नामक एक संगठन का निर्माण किया। स्वामी रामदेव ने भारत स्वाभिमान में राष्ट्रीय सचिव का पद राजीव दीक्षित के कंधों पर दिया। राजीव जी ने इसी दौरान सारी राजनीतिक दांवपेच स्वामी रामदेव को बताई। राजीव जी के व्याख्यानों को सुनकर स्वामी रामदेव जी इतने प्रभावित हुए कि स्वामी रामदेव जी ने राजीव दीक्षित जी के अनेकों व्याख्यान पतंजलि योगपीठ में करवाए। 1 अप्रैल सन 2009 में भारत स्वाभिमान का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसे आस्था टीवी चैनल पर सीधा प्रसारित किया गया। उद्घाटन समारोह में स्वामी रामदेव जी ने अन्य भारत स्वाभिमान के सदस्य जैसे वेद प्रताप वैदिक, देवेंद्र शर्मा, JS राजपूत, अजय गोयल उपस्थित थे और भारत स्वाभिमान उद्घाटन समारोह में पहली बार राजीव जी ने सीधा प्रसारण किया और पूरे भारत के सामने केवल 20 मिनटों में ऐसी जानकारियां भरी व्याख्यान दी कि सारे भारत से प्रेम करने वाले राजीव जी के चाहने वाले बन गए। इन मूर्ख नेताओं को यह नहीं मालूम है कि बाहर के बोतल के दिए हुए खून से कोई मरीज जिंदा नहीं बचता। अगर किसी व्यक्ति का खून बनना बंद हो जाए, अगर किसी देश में पूंजी का उत्पादन होना बंद हो जाए, तो बाहर की पूंजी लाकर किसी देश का विकास नहीं हो सकता। जैसे किसी मरीज के शरीर में खून बनना बंद हो जाए तो बोतल का खून चढ़ाकर कितने दिन जिंदा रखेंगे आप उस मरीज को? आखिर उसको आज नहीं तो कल अपना खून बनाना ही पड़ेगा, तभी वो जिंदा रहेगा। वैसे ही पूंजी की जरूरत है तो पूंजी उत्पादन का तरीका बढ़ाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, न कि ये कि हम भीख मांग के हमेशा पूंजी लाएंगे। तो विदेशी पूंजी पर आधारित ये देश बनाने के चक्कर में सारे दरवाजे खोल दिए। आजादी मिलने के 50 साल भी पूरे नहीं हुए, सारे दरवाजे फिर खुल गए। फिर से विदेशी कंपनियों का स्वागत है। ग्लोबलाइजेशन है, लिबरलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन है। हजारों कंपनियों को बुलाया जा रहा है। हर एक क्षेत्र में उनको व्यापार करने का लाइसेंस दिया जा रहा है। जिन जिन क्षेत्रों में हम व्यापार करते थे अच्छा, वहां भी उनको बुलाया जा रहा है। पानी बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, आलू का चिप्स बेचने के लिए आ गई, टमाटर की चटनी बेचने के लिए आ गई, आम का अचार बेचने के लिए विदेशी कंपनियां आ गई, डबल रोटी, पाव रोटी बेचने के लिए, अंडरवियर, बनियान बेचने के लिए विदेशी कंपनियां, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक बेचने के लिए विदेशी कंपनियां। साधारण सी छोटी छोटी चीजों से लेकर हर बड़ी चीज तक सब कुछ विदेशी बेचेंगे इस देश में, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। और उसी में GM फूड वाली विदेशी कंपनियों के लिए भी लाइसेंस दिए जा रहे हैं और उनको भी यहां बुलाया जा रहा है।
है, जिनको बुलाने को दुनिया का कोई देश तैयार नहीं है, उनको भारत सरकारें दरवाजा खोल के बुला रही हैं। आइए हमारे यहाँ, जो करना है करिए, बस थोड़ा सा हमको पूंजी निवेश की जो जरूरत है उसमें पूर्ति होती रहे, थोड़ा टैक्स मिलता रहे और नेताओं को वाइंडिंग अप चार्जेस मिलते रहे, रिश्वत मिलती रहे, घूस मिलती रहे। हर विदेशी कंपनी के लिए दरवाजा खुला है। ऐसा लगता है कि भारत कोई खैराती धर्मशाला हो गया है जिसमें हरेक के लिए दरवाजा खुला है, सबको बुलने आने की खुली छूट है। इसके बाद राजीव जी ने स्वामी रामदेव की उपस्थिति में हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में अनेकों व्याख्यान दिया और लोगों को तथ्य के साथ देश में हो रहे भ्रष्टाचार और लूट का सच बताया। राजीव जी ने एक अमेरिकन कंपनी ITC के बारे में बताया कि कैसे यह कंपनी सिगरेट बनाने के लिए 1 वर्ष में 14 लाख पेड़ काट डालती है और सरकार ने इसे खुली छूट दे रखी है। इसके साथ ही साथ राजीव जी अन्य महत्वपूर्ण कानून जैसे राइट टू रिकॉल अर्थात वापस बुलाने का अधिकार कानून लागू होना चाहिए, ऐसा कहना था, क्योंकि यह प्रजातंत्र को बचाने का एकमात्र तरीका है। उनका कहना था कि भारत को चलाने के लिए हमें कोई राजनीतिक पार्टी की आवश्यकता नहीं है। यह देश हजारों वर्षों से बिना पार्टी के चलता रहा है और अगले 1000 वर्षों तक चलता जाएगा। पहला यह है कि जिसको हम भेजेंगे लोकसभा में उसको कभी भी वापस बुलाने का अधिकार हमारे पास होगा, राइट टू रिकॉल। आज हमने किसी को गोली वजह से चुनकर भेज दिया, अभी हमें लगा कि ये सबसे अच्छा आदमी है, संगठन ने भी कहा ये सबसे अच्छा आदमी है, आम आदमी ने भी कहा ये सबसे अच्छा आदमी है, तो हमने भेज दिया और वो चला गया। वहाँ जाके अगर भ्रष्ट पहुँचो, ये है समस्या। तो अभी दूसरी पार्टियों के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि चुनकर आने के बाद उनके यहाँ कोई भ्रष्ट हो जाए तो वो क्या हो, वो संसद से उसे नहीं निकाल सकते, पार्टी से निकाल सकते हैं, लेकिन पार्टी से निकलने का कोई मतलब नहीं, वो संसद में तो रह सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आपके आंखों के सामने। हम ये मजबूरी में नहीं रहेंगे, हम पहले ही उनका एफिडेविट कराएंगे कि भाई आज तो मैं ईमानदार हूँ, कल को मेरे ऊपर जरा भी बेईमानी की बात आई तो मुझे अपने आप को प्रूव करना है। तो राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, ये दोनों को हम हमारे यहाँ लागू करके उनको मिलते हैं। उनके ऊपर हमेशा एक तलवार लटकती रहेगी संगठन की कि मैंने एक गलती की तो उसकी माफी नहीं होगी, उसे रिप्लेस ही होना चाहिए और उसे हम हटाएंगे, दूसरे को भेजेंगे क्योंकि दूसरा हमारे पास तैयार है। तो लोगों की मदद से संगठन ये काम करेगा, चेक एंड बैलेंस संगठन करेगा, तो इसलिए इसमें करप्शन के चांसेस थोड़े कम हैं।